आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अर्थात दक्षिण भारत की नदियों में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अर्थात पूर्वी घाट पर गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसका मैं आंसर बता देना चाहता हूं। आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका जरूर कमेंट करके आप बताया कीजिए। और आपका जो पहला क्वेश्चन था कि मलाबार तट किस राज्य में विस्तृत है, तो ये बताया जा चुका है कि जो ये तट है तमिलनाडु का, इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है और केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं। अर्थात ये जो केरल तट है अर्थात जो मलाबार तट है वो केरल राज्य में विस्तृत है, यानी केरल राज्य का तट है। जबकि अगर कोरोमंडल पूछे तो तमिलनाडु की तट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें ये पूछे थे कि किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा दी जाती है। अटलांटिक तट की उपमा, जैसे मान लेते अटलांटिक सागर है, उसके जो दोनों तरफ से जो तट हैं, एक तरफ है जहां यूरोप और अफ्रीका का तट है, दूसरी तरफ है आपको अमेरिका का तट है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। तो यहां पर अगर हम देखें तो अटलांटिक तट की उपमा पश्चिमी तट को दिया जाता है। भारत के पश्चिमी तट को अटलांटिक तट की उपमा दी जाती है। तीसरा जो मैंने सवाल पूछा था, तीसरा प्रश्न यह था कि नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है। यहां पर दो द्वीप हैं, नर्मदा और तापी। आपको पता है कि नर्मदा और तापी, नर्मदा विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच के भ्रंश घाटियों से गुजरते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, जबकि तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये दोनों नदियां खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अब देखिए यहां खंभात की खाड़ी में ये जहां मुहाना बनाती है, यहां पर दो द्वीप हैं, एक खादिया बेट, दूसरा है आलिया बेट। खादिया बेट एवं आलिया बेट, आलिया बेट और खादिया बेट। आलिया बेट और खादिया बेट ये दो द्वीप हैं जो नर्मदा और तापी के मुहाने पर स्थित हैं। अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली, ये आप क्षेत्र सुने होंगे, इस जगह का नाम सुने होंगे, यह पर्यटक स्थल है। और जब मैं बता रहा था कि स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थलों में यह शामिल है, तो कुल्लू जो घाटी है वहां सेव की खेती के लिए, वहां सेव के लिए वो प्रसिद्ध है और वहां सेव अच्छी खासी, सेव का फसल अच्छा खासा होता है। ये सेव के फल के लिए, यानी सेव फल के लिए ये विख्यात है। कनारी तट का विस्तार मैंने पूछा था, गोवा से मैंगलोर तक। देखिए ये गुजरात तट हो गया, यहां से लेकर के आप गोवा तक आइएगा, ये आपको ये जो होगा वो कोकर तट होगा। उसके बाद नीचे का गोवा से लेकर आप आ जाइए मैंगलोर तक आइएगा तो कन्नड़ तट होगा, उसको कनारी तट भी कहते हैं। यानी कनारी तट, गोवा से मैंगलोर तक के तट को कनारी तट कहा जाता है। और उससे मैंगलोर से नीचे का जो तट है अर्थात गोवा, जो केरल का पूरा तट, ये मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये मैंने 5 प्रश्न आपसे पूछे थे और पांचों के ये आपके आंसर थे। अब देखिए, अब जो भी प्रश्न आप लोग को जो भी पूछे जाते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया कीजिए, ताकि इससे मुझे पता चल पाता है कि आप चीजों को ध्यान से आप कवर कर रहे हैं, पीछे की चीजें रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे पता चलता है। इसलिए आप जवाब जरूर दें, कमेंट में जरूर जवाब दें। देखिए आज बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अर्थात प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में। अब देखिए पहले इनकी विशेषताओं को देखेंगे
कि आखिर जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, अर्थात जो ये दक्षिण भारत की अर्थात ये प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनकी क्या विशेषता है, उनकी खासियत क्या है। देखिए, यदि किसी इन क्षेत्र की नदियों के बारे में अगर जानना है, इनकी विशेषताओं को जानना है, तो हम हिमालय के नदियों से इनका तुलनात्मक दृष्टिकोण देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहां की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, वो हिमालय के नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं, उनकी क्या खासियत हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये पता चलेंगे। अब देखिए, तो इन सारी चीजों में एक एक चीज को देखते जाइए। देखिए, पहला नंबर, आपको पता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, अगर ये मान लेते हैं ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार आपका ये हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार का अरावली का एक क्षेत्र हो गया, ये थोड़ा सा निकला हुआ राजमहल की पहाड़ी वाला, और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका तटीय मैदान हुआ। ये जो हिस्सा हुआ एक तटीय मैदान हुआ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है वो दृढ़ भूखंड है, ये दृढ़ चट्टानों से बना है, क्योंकि आपको पता है कि ये वही हिस्सा है जो अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। ये वही हिस्सा है जो अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। जब ये अलग हुआ तो ये उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुआ, ये उत्तर पूर्व की ओर गति करने लगा। अब देखिए, ऐसी स्थिति में ये अभी यहां पर आकर के और ये तेथिस सागर के पास हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये वाला भूखंड ये नया है और ये वाला भूखंड आपका पुराना भूखंड है, ये प्राचीन भूखंड है। तो जो इसके चट्टान हैं वो बैसाल्ट चट्टानों से ये पूरा बना हुआ है, ये दृढ़ चट्टानों से बना हुआ है। ये पहले का, ये भूखंड पहले का है, ये नया नहीं है, पुराना भूखंड है, प्राचीन भूखंड है। तो सीधा सा बात है कि यहाँ की जो नदियां हैं वो हिमालय की नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी है। ध्यान रखिएगा, जब ये भूखंड पुराना है तो सीधा सा बात है कि यहाँ की नदियां हिमालय के नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी हैं। अब देखिए, ये इतनी पुरानी है कि यहाँ की नदियां अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो जो यहाँ की नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। अर्थात नदियों को प्रौढ़ावस्था कब कहेंगे? देखिए, मान लेते हैं ये हिमालय है, अगर मान लेते हैं ये हिमालय है, यहां से नदियां प्रवाहित हो रही हैं। तो यहां से जब प्रवाहित हो रही हैं तो ये ऊंचाई से प्रवाहित हो रही हैं और ये अपने घाटी को गहरा कर रही हैं। ये तब तक नदियां अपने घाटी को गहरा करती हैं जब तक कि समुद्री सतह को प्राप्त न कर ले। जब नदियां समुद्री सतह को, समुद्री जो सी लेवल है उसको अगर वो प्राप्त कर लेती हैं तो फिर वो गहरा नहीं करती। तो ध्यान रखिएगा, जब नदियां तब तक घाटी को गहरा करती हैं जब तक कि वो समुद्री सतह को प्राप्त न कर ले, समुद्री स्तर को प्राप्त न कर ले। अब देखिए, हिमालय की जो नदियां हैं, चाहे कोई भी हो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, आपको यमुना, कोई भी नदियां हो, ये सारी नदियां जो हैं वो अभी घाटी को गहरा कर रही हैं और ये तब तक गहरा करेंगी जब तक कि ये समुद्री सतह को प्राप्त न, समुद्री लेवल, जो समुद्र का लेवल है उसको प्राप्त न कर ले, उसके स्तर को प्राप्त न कर ले, तब तक ये गहरा करेंगी। अब देखिए, इसका मतलब इसका काम अभी जारी है, इसलिए ये नदियां सभी युवा अवस्था में हैं। यानी जो अभी काम कर रही हैं, जो नदियां जो अभी घाटी को गहरा करने का प्रयास कर रही हैं, जो अपने समुद्री स्तर को प्राप्त करने का कार्य कर रही हैं, वो सभी युवा अवस्था में है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां, सभी नदियां ये समुद्री स्तर को प्राप्त कर चुकी हैं। इन्होंने अपने घाटी को गहरा किए हुए हैं और घाटी को गहरा किए हुए हैं और उस स्तर को प्राप्त कर ली हैं जो समुद्री स्तर है। यानी समुद्री स्तर को नदियों ने प्राप्त कर लिया है, जिसके चलते ये अब घाटी को गहरा करने का इनका काम नहीं रह गया है, क्योंकि अब ये स्थिर हो गई हैं और घाटी को गहरा करने के काम इसके नहीं रह गए हैं।
इसीलिए ये नदियों का काम नहीं है, इसलिए ये प्रौढ़ावस्था में नदियां आ चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, ये नदियां प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं। तो पहला नंबर हिमालय की नदियां, जहां एक तरफ है हिमालय जो है वो नवीन भूखंड है, नवीनतम ये जो भौगोलिक क्षेत्र है, तो यहां की नदियां नहीं हैं, लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीन भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है, इसी कारण यहाँ की नदियां क्या है, प्राचीन नदियां हैं। यहाँ की नदियां अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, जबकि हिमालय की नदियां अपनी युवा अवस्था में हैं। मैंने बताया कि नदियों के 3 अवस्थाएं, पहला चीज युवावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था और तीसरा वृद्धावस्था। तो ये नदियां किस अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है। आप नोट करते जाइए एक एक चीजों को। अब देखिए, इसके बाद यहां की जो चट्टानें हैं वो कठोर है, कठोर एवं दृढ़ चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। मैग्मा की चट्टानें, मैग्मा निकलने के चलते ये चट्टान पूरा निर्मित है। तो ये जो चट्टान है ये क्या है, ये दृढ़ चट्टान है, ये कठोर चट्टान है। इसीलिए यहां की नदियां जो है वो दृढ़ चट्टानों से जब प्रवाहित होती हैं, तो ये चट्टानों के कठोर होने के चलते ये विसर्पण नहीं करती। यानी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो विसर्पण नहीं करती। विसर्पण का मतलब है कि अगर मानते हैं ये नदी है, तो जब समतल मैदान में नदी प्रवाहित होती है तो विसर्पण करती है, ठीक है, वो ऐसे चलती है, वो ऐसे चलती है, ठीक है। लेकिन जो आपके यहां की नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, वो विसर्पण नहीं करती, जबकि हिमालय की निकलने वाली नदियां, चाहे गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोसी को देखिए, ये काफी विसर्पण करती हैं, और विसर्पण करने के चलते ये अपना मार्ग बदल देती हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मानते हैं कोसी को, ये काफी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जिसके चलते उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में आ जाता है। पता चलता है कि अभी मान लेते हैं अभी इस दिशा में बह रही है और यहां पर तो सूखा क्षेत्र है। पता चला कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, रातों रात रास्ता बदल लिया। क्यों? क्योंकि ये दृढ़ चट्टानें नहीं है। जब समतल मैदान में आकर ये जो नदियां हैं विसर्पण करती हैं, और विसर्पण करके चलते ये अपना मार्ग बदल लेती हैं, इनका निश्चित मार्ग नहीं है। लेकिन अगर हम वही देखें प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को, तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां दृढ़ एवं कठोर चट्टानों के बीच से प्रवाहित होती हैं, इसी कारण ये विसर्पण नहीं करती, और विसर्पण नहीं करने की वजह से ये एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होती हैं। दृढ़ चट्टानों ने इनको बांध करके रखा है और ये एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, जो यहां की नदियां हैं, ये सालों भर नहीं प्रवाहित होती है, यानी ये मौसमी है, ये मौसमी है। यानी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां क्या है, मौसमी है। जबकि हम लोग क्या देख रहे थे कि जो हिमालय की नदियां हैं वो मौसमी ना होकर वो सालों भर बहती हैं, वो सालों भर प्रवाहित होती हैं। जो हिमालय की नदियां हैं वो सालों भर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि हिमालय की नदियों को 2 जल स्रोत मिल पाता है। पहला वर्षा, वर्षा ऋतु में वर्षा के चलते इन नदियों को जल मिल पाता है, हिमालय की नदियों को। और दूसरा, जैसे वर्षा ऋतु का मौसम समाप्त हो जाता है, तो एक बात आपको बता दें कि यहां पर ग्लेशियर है, यहां ग्लेशियर है। अब यहां ग्लेशियर है, ग्लेशियर होने का कारण क्या है, थोड़ा सा आप देख लीजिए ग्लेशियर होने का कारण क्या है। ग्लेशियर होने का कारण क्या है? आपको पता है, मान लेते हैं ये आपका बृहद हिमालय का क्षेत्र हो गया। बृहद हिमालय, आप पूरे हिमालय की औसत ऊंचाई देखिएगा तो लगभग 6000 मीटर के आसपास होगा, 6000 मीटर के आसपास होगा। आपको पता है, जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, जब पर्वत पे आप चढ़ते हैं, तो जैसे आप पर्वत पे चढ़ते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है, ठंडापन महसूस होता है। कारण क्या है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल, क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है।
सपोज आपको ये भूखंड पे यहाँ 27 डिग्री अगर टेम्परेचर है, तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे आए तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो या -2 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी। अब देखिए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आएगी। तापमान में ये कमी एक जगह ऐसा आता है, लगभग 4400 मीटर, 4400 मीटर की ऊंचाई पर, 4400 मीटर की ऊंचाई पर, क्षोभमंडल में लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर कोई भी अगर हम मानते हैं जल की बूंदें हैं, वो हिम के रूप में बदल जाती हैं, वो बर्फ के रूप में बदल जाती हैं। तो इस 4400 मीटर की ऊंचाई को हम हिम रेखा कहते हैं। अब जरा सोचिए, हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि हिम रेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। अर्थात हिमालय की लगभग सभी चोटियां, बृहद हिमालय पर लगभग मौजूद जो भी चोटियां हैं, वो हिम रेखा की ऊंचाई के ऊपर हैं। यानी उन सारी चोटियों पर सालों भर बर्फबारी होती है, बर्फबारी होती है। और यहां जो बर्फबारी होती है, इस बर्फबारी के चलते यहां ग्लेशियर मौजूद है, यही बर्फ मौजूद है। अब पता चलता है, मान लेते हैं कि जब वर्षा ऋतु का मौसम है तो गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे मानते वर्षा ऋतु समाप्त हुई, गर्मी का जब समय आएगा, जब ठंडे का मौसम आएगा तो बर्फबारी ज्यादा होगा। तो गर्मी का जब मौसम आएगा, जब मान लेते हैं कि मार्च अप्रैल मई जून मई का मौसम आएगा, तो आप देखिएगा कि उत्तर भारत तक आते आते, यहां तक आते आते लगभग जुलाई के तीसरे सप्ताह तक मानसून उत्तर भारत में 20-22 जुलाई तक पहुंचता है। 1 जून को आपको मलबार तट पर टकराएगा और 20-22 जुलाई तक कहां आएगा, उत्तर भारत तक आएगा। तो यहां पर मानसून देर से पहुंचता है। अब पता चला कि मानसून अभी यहां नहीं पहुंचा है, जून में नहीं पहुंचा है, मई में नहीं पहुंचा है, लेकिन मई जून में ही गंगा यमुना जो नदियां हैं, इनका जलस्तर बढ़ जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा यमुना अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षा ऋतु से पहले ही, मानसून के आगमन से पहले ही इनका जल स्तर बढ़ जाता है। कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जैसे ही गर्मी यहां पड़ना शुरू होता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और ग्लेशियर के पिघलने के चलते ये ग्लेशियर पिघल करके कहां आएंगे, ये आकर के नीचे की ओर, मान लेते हैं यहां ग्लेशियर है, यहां से पिघल करके आएंगे कहां, इन नदियों को जल इसी ग्लेशियर से प्राप्त होते हैं। नदियों को जल इसी ग्लेशियर से प्राप्त होते हैं, जिसके चलते वर्षा ऋतु से पहले ही, मानसून के आगमन से पहले ही हिमालय के नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। और हिमालय के नदियों के जल स्तर के बढ़ने के चलते स्थिति ये होती है कि सालों भर ये नदियां प्रवाहित होते रहती है। अर्थात वर्षा ऋतु में तो प्रवाहित होती ही हैं, और ग्रीष्म ऋतु में ग्लेशियर से इन हिमालयी नदियों को जल मिल पाता है। इसीलिए हिमालय की नदियां सालों भर प्रवाहित होती हैं। अब देखिए, अब आपको बात कर रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, वो सालों भर प्रवाहित नहीं होती, सालों भर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। ये नदियां जो हैं, ये मौसमी हैं, ये वर्षा ऋतु में ही ये प्रवाहित होती है, क्योंकि इनको वर्षा से ही इनको जल मिल पाता है। यानी इनको जल स्रोत के रूप में वर्षा ही ऋतु है, वर्षा का जल ही इन्हें स्रोत के रूप में कार्य करता है। क्योंकि आप जहां एक तरफ देख रहे थे कि हिमालय की ऊंचाई कितना है, लगभग औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, वहीं यहां ये प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई देखिएगा, जो मान लेते प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई देखिएगा, लगभग 800 मीटर की है, जबकि हिम रेखा कितना है, 4400 मीटर। तो हिम रेखा से ये बहुत नीचे है ना, इसीलिए यहां पर इतनी ऊंचाई नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार जो है उसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है, इसलिए यहां पर हिमपात नहीं होते, इन क्षेत्रों में हिमपात नहीं होते, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है और यहां ग्लेशियर मौजूद नहीं है। हिमपात नहीं हो रहा है तो ग्लेशियर मौजूद नहीं है, हिमनद मौजूद नहीं है, और हिमनद जब मौजूद नहीं है तो इनको सिर्फ वर्षा ऋतु में ही इनको जल मिल पाता है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सालों भर प्रवाहित नहीं होती, ये मौसमी है, और इनको
जल स्रोत के रूप में केवल वर्षा का जल ही मिल पाता है, जबकि हिमालय की नदियों को वर्षा जल से भी जल मिलता है, साथ साथ ग्लेशियर से भी इनको जल प्राप्त होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक बात और कि अगर हम लोग देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि ये जो नदियां हैं दो तरह से प्रवाहित होती हैं। एक नदियां वे हैं जो कि आपको पूर्वी घाट पर अपना जल गिराती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं, और दूसरा अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। आज हम बात करेंगे वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अब देखिए, पहले ये ध्यान से सुनिएगा, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, एक हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में एक चीज और देख लीजिएगा कि हिमालय की नदियां लंबी नदियां हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपेक्षाकृत छोटी हैं। ठीक है, हिमालय की जो नदियां हैं ऊपर से आती हैं और ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। आप चाहे सिंधु को देखिए या ब्रह्मपुत्र को देखिए या गंगा को देखिए, ये सब लंबी नदियां हैं। जहां आप देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। तो वहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी, सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। सोचिए, जहां हिमालय की, भारत की सबसे लंबी नदी जो हिमालय से निकलती है, सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, तो वहीं प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई महज 1465 किलोमीटर ही है। तो ऐसे हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हिमालय की नदियों की अपेक्षा क्या है, छोटी है। अब देखिए, आप जैसे देखिएगा तो ये जो हिस्सा है, जैसे मान लेते हैं ये जो हिस्सा है, मान लेते हैं ये इंडिया हुआ, इंडिया का ये हिस्सा, ये हिस्सा जो है ये आपको, ये मुख्य हिस्सा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ये मुख्य हिस्सा है जो टूट करके आया। अब देखिए, जो अफ्रीका से टूट करके आया, ये जो हिस्से हैं, इसका जो ढाल है, ये तो आपका तटीय मैदान है, ये आपका तटीय मैदान है, और ये आपका पठारी हिस्सा है, थोड़ा ऊंचाई वाला हिस्सा है। तो यहां पर तीव्र ढाल है, जबकि इधर आइएगा तो इधर मंद ढाल है। तो जो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी हुआ, ये अरब सागर हुआ, जो बंगाल की खाड़ी में नदियां जो गिरती हैं, जो यहां से नदियां निकलती हैं वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, जो यहां से निकलेंगी वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, यहां से निकलेंगी तो वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। लेकिन जो अरब सागर में नदियां गिरेंगी वो छोटी छोटी नदियां होंगी, जो पश्चिमी घाट से निकल करके और तीव्र ढाल के सहारे आएंगी। ध्यान रखिएगा, जो तीव्र ढाल के सहारे कहां आएंगी, अरब सागर में गिरेंगी। तो पश्चिमी घाट पर जो अपना जल गिराती है नदियां, पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं जो अरब सागर में जल गिराती हैं, वो अपेक्षाकृत और भी छोटी हैं। किसके, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के अपेक्षाकृत और भी छोटी हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां की जो नदियां हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराने वाली नदियां हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे की वीडियो में, मैं बताऊंगा ज्वार नदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती हैं इस हिस्से से निकलने वाली जो भी नदियां हैं। और इधर जो निकलने वाली, जो यहां की जल गिराती है, जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जल गिराती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि वो तीव्र ढाल के सहारे प्रवाहित नहीं होती, वो मंद ढाल के सहारे प्रवाहित होती हैं, जिसके चलते समुद्र का जल और इस नदियों का जल आपस में संघर्ष करते हैं, और ये नदियां अपने मुहाने पर ही अवसादों को जमा कर देती हैं, जिससे ये सैकड़ों धाराओं में विभाजित होकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां छोटी छोटी, नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सभी नदियां छोटी छोटी नदियां हैं, जो अपना जल कहां गिराती हैं, जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं और तेजी से प्रवाहित होती हैं, तीव्र ढाल के सहारे प्रवाहित होती हैं। यही कारण है कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
इसीलिए आप देखिएगा कि इधर जो भी नदियां हैं, जैसे मान लेते हैं आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा का निर्माण करती हैं सारी नदियां। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। एक क्रम आप याद रखिएगा, क्रम पहले याद रखिए। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, बंगाल की खाड़ी में अर्थात पूर्वी तट पर जल गिराने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। दामोदर स्वर्ण रेखा, दामोदर स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार नदी, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली अर्थात पूर्वी तट पर जल गिराने वाली नदियों में नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। क्रम पूछ देता है, दामोदर स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये जो सब नदियां हैं ये कहां जल गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। अब देखिए एक बात और, हम एक एक नदी को अब देखते हैं। दामोदर नदी के बारे में हेडिंग डालिए और लिखते जाइए। दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और छोटा नागपुर पठार से निकलकर इसके बीचों बीच प्रवाहित होती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसके बीचों बीच प्रवाहित होती है और बीचों बीच प्रवाहित होते हुए आती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है और हुगली नदी से मिलकर के ये हुगली नदी के सहारे अपना जल बंगाल खाड़ी, यानी दामोदर नदी, ये एक बात और कि दामोदर नदी भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। पहला चीज, छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है, एक हजारीबाग का पठार और दूसरा रांची का पठार। इसके इधर में आपके हजारीबाग का पठार और इस साइड में ये रांची का पठार है। भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है और यह अपना जल सीधे बंगाल की खाड़ी में न गिराकर यह अपना जल हुगली नदी में गिराती है। कहां? पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी के बारे में अब देखिए, अगला चीज है आपका स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलती है। झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलती है और निकलने के बाद यह पश्चिम बंगाल में हल्का, उसके बाद हल्का आती है और उसके बाद यह उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। अर्थात यह 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। 3 राज्यों से, पहले ये झारखंड से निकलती है, उसके बाद हल्का पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है, उसके बाद यह उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। यानी स्वर्ण रेखा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। आपको एक बात बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही झारखंड का प्रमुख औद्योगिक शहर जमशेदपुर स्थित है। जमशेदपुर, जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, जमशेदपुर में की गई थी, वो कहां है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। अब देखिए, पूरा छोटा नागपुर पठार क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। पूरा छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र है, जिसके चलते जो औद्योगिक कचरे होते हैं, जो मलबे होते हैं, जो औद्योगिक कचरे, जो मलबे हैं, वो नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिसके चलते स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी पूरी तरह से क्या हो गई? प्रदूषित हो गई है, जिसके चलते इन नदियों में जलीय जीव नहीं पाए जाते। इसी कारण इन नदियों को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूरा छोटा नागपुर पठार क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, जहां कई प्रकार के उद्योग हैं, कोयला, लोहा, ये सब कई तरह के उद्योग हैं, कई तरह के खनिजों का उत्पादन होता है और इस औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कचरे इन नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इन नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिससे ये नदियां क्या हुई हैं? प्रदूषित हो गई हैं और प्रदूषित हो गई हैं, जिसके चलते इनमें कोई भी जलीय जीव नहीं पाया जाता। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जब मैं बताऊंगा आगे, जब मैं आप लोगों को
पर्यावरण जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि जैविक मरुस्थल है क्या, और कई सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, इसके घटक के बारे में या इससे जुड़ी हुई प्रत्येक चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। स्वर्ण रेखा के नीचे नदी है बैतरणी। बैतरणी देखिए, ये दोनों छोटानागपुर पठार से निकल रही है, कौन, दामोदर और स्वर्णरेखा। लेकिन बैतरणी नदी ये छोटानागपुर पठार से ना निकलकर उड़ीसा में क्योंझर के पठार से निकलती है। उड़ीसा में क्योंझर पठार से निकलकर उड़ीसा तट पर ही अपना मुहाना बनाती है। उड़ीसा में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये क्योंझर पठार का क्षेत्र है, और क्योंझर पठार से निकल करके ये उड़ीसा में ही प्रवाहित होती है, उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। यानी बैतरणी नदी पूर्ण रूप से उड़ीसा की नदी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी नदी पूर्णतः उड़ीसा की नदी है, तो बैतरणी, क्योंकि ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलने के बाद उड़ीसा के तट पर ही अपना मुहाना बनाती है, अतः यह पूर्णतः उड़ीसा की नदी है। अब आगे देखिए ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो नदी है वो रांची के समीप से ही निकलती है, इसके पश्चिमी साइड से निकलती है, और निकलने के बाद ये प्रवाहित होते हुए उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। ब्राह्मणी नदी ये निकलती है आपको रांची के समीप से ही, इसके पश्चिम से निकलती है, और निकलने के बाद झारखंड में रांची के समीप से निकलने के बाद ये आती है कहां, उड़ीसा तट पर, और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है ब्राह्मणी नदी। अब देखिए आपको एक बात बता दें कि ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और दामोदर ये तीन ऐसी नदियां हैं। ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और दामोदर ये तीन ऐसी नदियां हैं जो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, जबकि बैतरणी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती, तो ध्यान रखिएगा बैतरणी दे देता है कभी कभी ऑप्शन में, तो बैतरणी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है, यह क्योंझर पठार से निकलती है। उड़ीसा में क्योंझर पठार है, क्योंझर पठार से निकलकर और उड़ीसा तट पर ही मुहाना बनाती है। तीन नदियां दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये तीन नदियां कहां से निकलती है, ये निकलती है आपको कहां से, छोटा नागपुर पठार से, और निकल करके एक नदी तो हुगली में गिरती है और दो नदियां कहां, डायरेक्ट अपना मुहाना उड़ीसा तट पर बनाती है। अब देखिए उसके बाद आइए महानदी के बारे में। महानदी जो है वो एक प्रमुख नदी है, खास करके महानदी को देखिएगा तो एक प्रमुख नदी है। इसका अगर हम देखें महानदी को, तो महानदी अमरकंटक के पास स्थित सिवाहा की पहाड़ी से निकलती है। ऐसे कभी कभी दे देता है कि ये छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार से निकलती है, तो जो छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है, जो दंडकारण्य पठार का जो ऊपरी हिस्सा है, वहां आपको सिवाहा की पहाड़ी है। तो सिवाहा की दंडकारण्य पठार से भी आप ऑप्शन होगा तो आप कर सकते हैं, सिवाहा की पहाड़ी से भी ऑप्शन होगा तो आप कर सकते हैं। सिवाहा की पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, और उसके बाद उड़ीसा तट पर कटक के पास, उड़ीसा तट पर कटक के पास अपना मुहाना बनाती है। ध्यान रखिएगा ये कटक के पास अपना, यानी कटक का शहर जो है वो उड़ीसा, वो महानदी के तट पर है। इतना ही नहीं, संबलपुर भी इस नदी के तट पर है, महानदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए कटक के पास ये अपना डेल्टा बना रही है, कटक अर्थात इसके तट पर है महानदी के। महानदी जो घाटी है, महानदी घाटी है, छत्तीसगढ़ में इसे छत्तीसगढ़ी बेसिन कहते हैं, छत्तीसगढ़ी बेसिन। महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बेसिन कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ी बेसिन जो है वहां धान का उत्पादन महानदी के चलते ही बहुत अच्छी खासी यहां धान की उत्पादन होती है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ी बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, क्यों, महानदी के चलते। छत्तीसगढ़ बेसिन को कहा जाता है किसके चलते, महानदी के चलते। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए महानदी हुआ, उसके बाद आ जाइए गोदावरी। गोदावरी के बारे में पहला चीज, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है।
इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, लिखते जाइए, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। एक बात और, गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट पर्वत है, महाराष्ट्र में ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। और इसका जो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी घाट पर्वत पर नासिक है, नासिक के पास है त्रयंबक, नासिक के पास त्रयंबक नामक स्थान से, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित नासिक के पास त्रयंबक नामक स्थान से यह नदी निकलती है। और निकलने के बाद यह महाराष्ट्र से आती है तेलंगाना में, महाराष्ट्र यह तेलंगाना में आती है। और तेलंगाना में आने के बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आकर राजमुंदरी के पास, आंध्र प्रदेश में आकर राजमुंदरी के पास अपना मुहाना बनाती है। ध्यान रखिएगा, ये नदी कहां मुहाना बनाती है? राजमुंदरी के पास। कैसे? पहले महाराष्ट्र से प्रवाहित होती है, उसके बाद तेलंगाना में आती है और फिर आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी। अब देखिए, गोदावरी नदी राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है। एक बात आपको बता दें कि यह जो इसकी जो सहायक नदी है, इसके सहायक नदियों में मंजीरा एकमात्र सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर और किससे मिलती है? गोदावरी में मिलती है। बाकी सभी सहायक नदियां उत्तर से प्रवाहित होकर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं और गोदावरी में मिलती है। इसके सहायक नदियों में पहले प्रावरा, सहायक नदियों प्रावरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्रावरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। देखिए, प्रावरा जो है ये पश्चिमी नदी है, जबकि इंद्रावती ये पूर्वी नदी है जो उड़ीसा से निकल करके आती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के बस्तर के पठार में बहने वाली ये प्रमुख नदी है। तेलंगाना में ये मुहाना बनाती है, खासकर तेलंगाना में आती है क्योंकि आंध्र प्रदेश थोड़ा नीचे का हिस्सा पड़ जाता है। तो ये बस्तर के पठार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है इंद्रावती। बस्तर तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है? तो ध्यान रखिएगा, इंद्रावती। और किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी है। मंजीरा एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर से प्रवाहित होकर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर कहां मिलती है? गोदावरी में मिल जाती है। बाकी सारी नदियां उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती हैं। इसमें वेनगंगा, वेनगंगा जो है वो गोदावरी की सबसे लंबी नदी है, लंबी सहायक नदी है। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, गोदावरी के नीचे कृष्णा, कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है, मुख्य रूप से अगर देखें कृष्णा के बारे में, तो कृष्णा नदी मुख्य रूप से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। महाबलेश्वर चोटी पश्चिम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। और महाबलेश्वर की चोटी से निकलने के बाद महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक में प्रवाहित होती है और कर्नाटक से प्रवाहित होते हुए तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। ये राजमुंदरी के समीप बनाती है, ये विजयवाड़ा के समीप बनाती है। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। महाराष्ट्र से कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में ये अपना मुहाना बनाती है। कहां? विजयवाड़ा के समीप अपना मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है। जो कृष्णा नदी है और जो गोदावरी नदी है, ये दोनों का डेल्टा आपस में मिल गया है।
कृष्णा और गोदावरी की डेल्टा आपस में मिल गया है। इसके बीच में ही, इस डेल्टा के बीच में ही कोलेरू झील स्थित है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य में ही कोलेरू झील स्थित है। अब एक बात और है कि ये जो नदी है कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा। देखिए, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। देखिए, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। अब एक बात बता दें, तुंगभद्रा दो धाराओं से निकलती है। तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा दो धाराओं से निकलती है तुंगभद्रा, और यह कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। वही आपको बता दें, जो मूसी नदी है, मूसी नदी के तट पर ही हैदराबाद स्थित है। मूसी नदी के तट पर ही तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, कृष्णा और कावेरी के मध्य पेनार नदी है। पेनार नदी, कभी कभी इस नदी के बारे में पूछ देता है। यह कर्नाटक में कोलार नामक स्थान से, कोलार खान आपको पता होगा, कर्नाटक में जो कोलार के खान है, ये वहीं से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती है। कर्नाटक में कोलार के खान से निकलने के बाद ये आंध्र प्रदेश तट पर अपना मुहाना बनाती है, पेनार नदी। अब आ जाइए कावेरी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। आपको एक बात बता दें कि यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है, और निकलने के बाद, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलने के बाद, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलने के बाद ये आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके यह तमिलनाडु तट पर अपना मुहाना बनाती है। यानी ये कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है कावेरी नदी, लेकिन इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है, वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अब तो तेलंगाना भी, ये 4-5 राज्यों के मध्य है। इसी कारण कावेरी जल विवाद, इन 4-5 राज्यों का ये इतिहास रहा है। कावेरी जल विवाद में इन 4-5 राज्यों का इतिहास रहा है। ये 4 राज्यों का इतिहास रहा है कि लगातार ये 4 राज्य जो है कावेरी जल विवाद में शामिल रहे हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में तो प्रवाहित होती है, लेकिन इसका जल ग्रहण क्षेत्र इन 4 राज्यों में है। जो, क्योंकि कोई नदी अगर प्रवाहित होती तो अकेले नहीं प्रवाहित होती है, वो कई सारी नदियों की धाराएं आकर मिलती है उस नदी में, तो उसको कहा जाता है जल ग्रहण क्षेत्र। तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र कई सारे ये 4 राज्यों में है। अब तो तेलंगाना भी शामिल हो गया, यानी कावेरी जल विवाद में एक नया राज्य जुड़ गया, तेलंगाना। अब देखिए, कावेरी जो नदी है, इसको ये साल, जहां दक्षिण भारत की समस्त नदियां मौसमी है, वहीं कावेरी एकमात्र नदी है जो सालों भर प्रवाहित होती है, सालों भर। इसी कारण इसको सदानीरा नदी भी कहा जाता है, सदानीरा नदी कहा जाता है। दूसरा, इसको जो जल मिलता है, वर्षा जल, ये 2 स्रोत हैं, वर्षा के 2 स्रोत हैं। पहला, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो यहां से प्रवाहित हो रही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ग्रीष्म ऋतु में
दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऊपरी क्षेत्र को जल प्रदान करता है। जो कावेरी नदी का जो ऊपरी क्षेत्र है, जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है, उसको जल किससे मिलता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु में। जबकि शीत ऋतु में इसके जो निचला हिस्सा है, जो निचला जल ग्रहण क्षेत्र है, उसको जल मिल पाता है किससे? उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून और शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून निचले क्षेत्र को जल प्रदान करता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में ऊपरी जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसको वर्षा का जल मिल पाता है, जिससे ये नदी सालों भर प्रवाहित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां एक तरफ प्रायद्वीपीय पठार की समस्त नदियां मौसमी है, वहीं कावेरी नदी सालों भर प्रवाहित होने वाली नदी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक चीज तो हो गया कि सालों भर प्रवाहित हो रही है। एक बात और है कि कावेरी नदी सालों भर प्रवाहित हो रही, इसी कारण इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहां धान की खेती अच्छी खासी होती है। इसी कारण कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के धान का कटोरा कावेरी नदी घाटी को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कावेरी नदी के सहायक नदियों में अगर हम देखें तो पहले सिमसा, कावेरी नदी के सहायक नदियों को देखते हैं। सहायक नदियां कावेरी की सहायक तो सिमसा, अर्कावती, हेमवती। देखिए, सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती के बाद जो नदी है वो है आपका भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी लक्ष्मण तीर्थ। उसके बाद लोक पावनी। नोट कर लीजिए, सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोक पावनी, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। इसका नाम ऐसा लगता है कि कोई तीर्थ जैसे देवी देवताओं के नाम पे है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत में गंगा को एक पवित्र नदी माना जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत में कावेरी को पवित्र नदी के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कावेरी नदी के नीचे वैगई नदी है। वैगई नदी वरुसनाथ की पहाड़ी से निकलती है। जो वैगई नदी है वो तमिलनाडु में वरुसनाथ की पहाड़ी से निकलती है और निकलने के बाद ये आकर के तमिलनाडु तट पर ही अपना मुहाना बनाती है। ये तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम के पास पाक की खाड़ी, ऊपर में जानिएगा तो पाक की खाड़ी है, नीचे में मन्नार की खाड़ी। तो रामेश्वरम के पास पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये तमिलनाडु के वैगई नदी तमिलनाडु में वरुसनाथ की पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु के तट पर अपना मुहाना बनाती है। इस नदी के तट पर मदुरई शहर स्थित है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्राचीन स्थल है। तो जैसे प्राचीन स्थल में देखिएगा तो जैसे बनारस हो गया उत्तर में, वाराणसी, उत्तर भारत में वाराणसी जैसे शहर हो गया प्राचीन शहर में, वैसे ही दक्षिण भारत में मदुरई एक प्राचीन शहर है। और ये मदुरई वैगई नदी, कभी कभी हम लोग मदुरई क्या करते हैं, गलती करते हैं, कावेरी नदी के तट पर मार देते हैं, लेकिन मदुरई किसके तट पे है? वैगई नदी के तट पर है, जो वरुसनाथ की पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु के तट पर पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है, रामेश्वरम के पास। उसके बाद अंतिम जो नदी है वो है ताम्रपर्णी। आपको पता है कि सबसे दक्षिणी पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी की एक चोटी है अगस्त्यमालाई चोटी। अगस्त्यमालाई की चोटी से ताम्रपर्णी नदी निकलती है और ताम्रपर्णी नदी अगस्त्यमालाई चोटी से निकलने के बाद यह मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मन्नार की खाड़ी, आपको पाक की खाड़ी ऊपर में हो गया, ये मन्नार की खाड़ी हो गया। ये पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है और ये मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है, ध्यान रखिएगा।
अब एक बात और बता दें आपको कि जो कावेरी नदी है वो 3 बार ऐसा है कि वो 2-2 धाराओं में बढ़ जाती है। जो कावेरी नदी 3 बार 2-2 धाराओं में बढ़ जाती है और बढ़कर फिर मिल जाती है। कावेरी नदी ऐसा हुआ है कि 3 बार 2-2 धाराओं में बढ़ गई है प्रवाहित होते हुए, जिससे कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये जो शहर हैं श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये जो तीनों शहर, तीनों जो जगह हैं, तीनों जो द्वीप हैं, एक तरह से ये द्वीप हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? कावेरी नदी के चलते हुआ है, क्योंकि कावेरी नदी 3 जगह 2-2 धाराओं में बढ़कर फिर आपस में मिल जाती हैं। तो ये 3 द्वीप निर्मित हुए हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, कावेरी नदी के चलते। ये रहा आपके बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। अगला वीडियो होगा हम लोग का अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।